अब राज्य स्तरीय जो हमारे वित्तीय ये संस्थान है बिहार के संदर्भ में हम बता रहे हैं राज्य स्तरीय में। हम जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य कृषि पर आधारित है, ये हमने पहले भी बात करी थी। कृषि पे हमारी जो बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था है वो आधारित है। यहाँ कितना प्रतिशत 87% जनसंख्या जो है वो गाँव में निवास करती है तथा 75% लोग जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उसके संबंधित लघु कुटीर उद्योग से जुड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कृषि से जुड़े हुए हैं बिहार में। यहाँ के जो अधिकांश किसान हैं वो छोटे या फिर सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं, जिनके पास प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं, पास आय जो होती है अब उसकी कमी तथा अपना बचत सेविंग के नहीं के बराबर ही उनकी सेविंग्स जो बचत होती है वो होती है। फलत कृषि एवं उसके जो संबंधी उद्योग वो में खुद अपेक्षित निवेश जो है नहीं कर पाते, तो वो इन्वेस्टमेंट जिन्हें हम निवेश कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो सोचिए कि आपके पास आप 100 रुपए कमा रहे हैं, आपके पास 100 रुपए की आय आ रही है और आप उनमें से जो है वो काफी खर्चा कर देते हैं, उनमें से बचत जो है आपकी वो बिल्कुल नामात्र हो रही है एकदम। 5 रुपए 10 रुपए आप क्या बचत करेंगे, क्योंकि उसमें आपके रोजमर्रा के जो आपके काम होते हैं उसमें ही आपके पैसे चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है, जो अपेक्षित आपका निवेश है वो आप तो कर नहीं पाते। इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्कारों द्वारा प्राप्त ऋण की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए उन्हें काफी जरूरत पड़ती है इस सहयोग की वित्तीय संस्थानों द्वारा। अब राज्य में मुख्यतः 2 प्रकार की वित्तीय संस्थान कार्यरत हैं। कौन-कौन सी हैं? एक तो गैर संस्थानगत और हमारी होती है संस्थानगत वित्तीय संस्थाएँ। इन्हीं के द्वारा जो है वो ऋण उपलब्ध किया जाता है, क्या करवाया जाता है। एक तो राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान जो हैं, तो ये 2 विभाग हैं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों के, वो हैं हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल गैर संस्थानीय और एक संस्थानगत। तो हमारे संस्थान के अंदर आते हैं, उसमें आते हैं हमारे सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड एवं अन्य। और गैर संस्थान में हमारे आते हैं महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। तो ये क्या-क्या हैं गैर संस्थानगत और ये संस्थान जो हैं हमारे, तो कोई भी चीज़ ऊपर से जो एक संस्थान या फिर एक वित्तीय संस्थान जो बनाए जाते हैं, वो हमारे उसके अंतर्गत आ रहे हैं। और 2 में इसलिए विभाजित है क्योंकि और लोग भी हैं जो आपको वित्त वो साख और ऋण अ, दे सकते हैं, बट वो परंतु वो एक संस्थान नहीं है। जैसे महाजन, सेठ, साहूकार ये लोग हो गए। तो ये पूरा आपका जो है वो संस्थान नहीं है जिनकी हम बात कर रहे हैं। गैर संस्थान का जो वित्तीय संस्थान है, तो महाजन आज भी गांव में ऋण प्रदान करते हैं वाले लोकप्रिय साधन माने जाते हैं, क्योंकि इन महाजनों से कर्ज लेना सरल एवं सहज होता है। अब तो पहले बहुत यह प्रचलन में था जब ये हमारे संस्थान नहीं बने हुए थे, तो ये लोग उन्हें पैसा देते थे। जो धनी लोग हैं, महाजन हो गए, सेठ साहूकार हो गए, उनसे आप पैसा लेने जाते थे, आप ऋण ले लेते थे और वो कुछ ब्याज दर पे आपको दे देते थे और आप पैसा ब्याज के साथ लौटा देते थे। अब ऐसे ही महाजन व सेठ साहूकार जो ग्रामीण हैं वो आज भी चल रहे हैं, को उत्पादन एवं उपयोग संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। अब ऋण देने का जो आधार व्यक्ति से अमान्य रूप उनके जीवन, जेवर जेवरात तथा उन्हें अन्य कीमती सामानों को गिरवी रखते हैं। तो क्योंकि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो कुछ भी आप मॉर्टेज जिसे कहते हैं, आप गिरवी कुछ ना कुछ चीज रखते हैं कि क्या आप रखेंगे वहां पर और उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, जिसके लिए आपको ब्याज बाद में देनी पड़ेगी और वो सामान आप तब वापस ले जा सकते हैं। यदि समय पर ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है तो अमानत अमानत स्वरूप रखे गए सामान गला दिया जाता है अथवा बेच दिया जाता है। तो अगर आप सही वक्त पे उसका भुगतान नहीं कर पाते हैं तो या तो उन्हें गला दिया जाएगा या उसका बेच दिया जाएगा ताकि वो अपना पैसा निकाल सके। अब अनुमान बात है, जैसे कि मैंने आपसे 100 रुपए लिए और मैंने आपसे कहा कि आप ये मेरा अ, मोबाइल है, ये आप अपने पास रख लीजिए, मैं आपका तब भी होगा ये पैसे आपको वापस कर दूँगा। आपने कहा ठीक है, मुझे इस पे 10% ब्याज दे दीजिएगा, तो 100 रुपए का 10% आपका 10 रुपए हुआ, तो 110 रुपए मुझे आपको वापस करने पड़ेंगे। आपने कहा 1 हफ्ते में लौटा देना, वरना ये जो आपका मोबाइल है, ये मैं बेच के इससे पैसे ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है।
मैं आया आपके पास, मैंने आपको पैसा दे दिया, आपने मुझे मोबाइल वापस कर दिया। ये एक हो गया। दूसरा ये हो गया कि वो हमारा पूरा हफ्ता सप्ताह निकल गया, उसके बाद मैं आया आपके पास कि भैया ये पैसे हैं, तो आपने कहा कि आपका समय तो निकल गया, आपने भुगतान तो किया नहीं, तो मैंने आपका मोबाइल जो है बेच दिया। अब इसमें मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वही नियमित समय था, नियमित चीज़ों में आपको काम करना है। इसमें ही मैं आपको जीवन के लिए एक और बात बताऊँ, कोई भी चीज़ नियम के अनुसार कीजिएगा, कोई भी आप नियम बनाते हैं, क्योंकि नियम में रहने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा डिसिप्लिन्ड जिसे कहते हैं और अच्छा होनहार बालक बनता है अपने जीवन में, और वो ही आपको ऊँचाइयों का पे पहुँचाएगा। अगर आप नियम तोड़ेंगे और ऐसे बालक, ऐसे छात्र बनेंगे जो सीमाओं के अंतर्गत नहीं रह के बहुत ज़्यादा अ, गलत काम के तरफ जाते हैं, तो आपके लिए हानिकारक रहेगा वो चीज़। बिल्कुल, वो चीज़ें ज़रूर पाइएगा, इन सीमाओं को ज़रूर तोड़िएगा, ऊँचाइयों की सीमाओं को तोड़िएगा, गलत सीमाओं को नहीं तोड़िएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अमानत के बदले ऋण लिए गए जो बाज़ार ब्याज की दर जो है सरकारी ब्याज दर से काफ़ी ज़्यादा होती है। लोग ये जो इंडिविजुअल होते हैं, ये जो निजी लोग होते हैं, इसकी अदायगी यदि समय पर जो हमने किया नहीं किया जाए, तो ये ऋण अदायगी काफ़ी कष्टकारी हो जा सकती है, अगर हमने सही समय पे नहीं दिया तो। तो काफ़ी ज़्यादा ये ऋण के कारण, ब्याज के कारण वो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब ग्रामीणों की सहज ऋण सुविधा गाँव के अन्य किसानों, रिश्तेदार इत्यादि ये भी हैं, जिनसे ब्याज अथवा बिना ब्याज के भी प्राप्त होता है। इस प्रकार गैर संस्थान स्रोत से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की कुल मात्रा लगभग 48% जो है वो रहती है इन ग्रामीण क्षेत्रों में। इसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक पाई चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो भारत में जो ग्रामीण परिवार 2003 के औसतन आंकड़ा है, इसमें हम देख सकते हैं कि 30% यहाँ पर है भूस्वामी। यहाँ जो 25 प्रतिशत जो है वो व्यावसायिक बैंक है, 27% सहकारी जो सीमिताएँ हैं, 3% व्यापारी और 7% रिश्तेदार और दो 7% दोस्त और अन्य। तो काफ़ी यहाँ पर रहता है जो ये लोग लेते हैं इनसे जो पैसा है। तो जो हमने बताया आपको वो कैसे बना, इस पूरा हम ले सकते हैं 30%, 3%, 7%, 7%, 14, 17 और ये अ, 48 लगभग आ गया 48। अब एक गैर संस्थान स्रोत द्वारा दिए गए ऋण पर आधारित एक चीज़ है, एक हमने यहाँ पर उस बात को समझा है कैसे है, आधारित एक कहानी है। कहानी सुनना आपको ज़रूर पसंद आता है। मैंने आपको एक कहानी बताई, यहाँ पर एक और कहानी सुनिएगा। तो दीनदयाल नाम के एक गरीबी खेतियार मजदूर है। इसके परिवार में 2 बच्चे एवं 3 लड़कियां हैं। अब अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए पति-पत्नी खेतों में मजदूरी करते हैं, ठीक है? इस मजदूरी से किसी तरह परिवार को चला पाते हैं। इसकी अपनी ज़मीन मात्र 4 कट्टा है। 4 ये पूरे हमारे यहाँ पर हैं ज़मीन, जिस जिस पर साग-सब्जी की उपज होती है। एक बार दीनदयाल की पत्नी ज़ोरों से बीमार पड़ जाती है। अब गाँव में इलाज कराते-कराते थक जाते हैं। देहाती डॉक्टर ने इसे शहर ले जाने के लिए कहा कि इलाज वहाँ हो सकता है। अब दीनदयाल के पास उतने पैसे नहीं थे, जिससे वह इलाज करा पाता। तब जब दीनदयाल ने अपने ज़मीन को अपने एक किसान के पास गिरवी रख दिया और ज़मीन के ऊपर उसने ₹2000 तक प्रतिशत प्रति माह के दर पर कर्ज, जो सूद है, ब्याज के साथ ले लिया। अब इलाज कराकर जब वह शहर से लौटा तो दीनदयाल की हालत काफ़ी खस्ता हो गई। अब उसने काफ़ी दिनों तक किसान को पैसा वापस नहीं कर पाया। फलत किसान उसकी ज़मीन को अपने नाम पर करवा लिया। तो अब कोई भी चीज़, अब ये हमने कहानी बहुत अच्छे से सुनी कि दीनदयाल और उनकी पत्नी थी, उनको पत्नी जो है वो बीमार हो गई, भरण-पोषण के लिए वो काम करते थे। उपज का काम करते थे, साग-सब्जी की उपज का, उनके अच्छे खेत थे, ज़मीन भी अच्छी खासी थी, उसमें से जो एक खेत था वो उन्होंने गिरवी रख दिया और उसके बदले कुछ पैसे ले लिए। वो पैसे वो लोग चुका नहीं पाए जब वो शहर से वापस आए, क्योंकि इलाज वहाँ पर खस्ता हो गया, वहाँ पर ज़्यादा उनकी हालत खस्ता हो गई उसके कारण, और उसके कारण जो उनके ज़मींदारी दोस्त था, उनके जो ज़मीन पर उसने किसान ने अपना नाम करवा लिया, क्योंकि वो अब उसकी ज़मीन हो गई, क्योंकि आपने भुगतान नहीं कर पाए, तो उसकी ज़मीन हो गई।
अब इस छोटी सी कहानी से यही पता चला हमें कि यद्यपि इस तरह कोई गैर संस्थान से हम शोत्र से ग्रामीण गरीबों को जरूरत पर ऋण उपलब्ध तो हो जाता है, किंतु अत्यधिक सूद पर या दर पर जो महाजनों द्वारा दिए गए अन्य प्रकार के जो यंत्र गरीब मजदूरों का अत्यधिक शोषण भी करते हैं। तो ये जो महाजन हैं, ये कहे जाते हैं कि ये काफ़ी शोषण भी करते हैं, क्योंकि इनकी ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा होती हैं और बहुत जल्दी ही कहते हैं कि हमारा पैसा वापस कर दो, वरना हम तुम्हारी ज़मीन हड़प लेंगे या फिर जो भी तुमने गिरवी रखा है वो हम हड़प लेंगे तुम्हारा। तो ये थोड़ा-सा शोषण हो जाता है। अब आते हैं हम संस्थानगत वित्तीय क्षेत्र पे, वो कौन से होते हैं? पहला है उनमें से सहकारी, जो कोऑपरेटिव बैंक हमने पहले भी समझा था। हमारे राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाखा व्यवस्था जो स्तरीय है। अब गाँव में प्राथमिक सहकारी समितियां बनती हैं। जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होता है और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होता है। तो अलग-अलग बंटवारे हैं, गाँव, जिला और राज्य के, ये आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं सहकारी बैंक में। सहकारी बैंक में गाँव में प्राथमिक सहकारी जो समितियाँ होती हैं। जिला स्तर पर क्या होती है? केंद्रीय सहकारी बैंक, और तीसरा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक होती है। उनके माध्यम से ही बिहार के जो किसान हैं उनके अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। राज्य में क्या है, 25 केंद्रीय सहकारी बैंक जो है जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सहकारी बैंक कार्यरत होती है। तो ये 3 हम विभाग समझेंगे इनके, और इनमें क्या कितने-कितने होते हैं। फिर आते हैं हम प्राथमिक सहकारी समितियों पे, जो है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हमने सहकारी ये समितियां समझी, अब ये प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, ठीक है। इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की जो अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए की जाती है। एक गांव अथवा क्षेत्र के कई से कई काम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण करते हैं। तो ये कृषि क्षेत्र के ही लोग करते हैं। 10 व्यक्ति, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, कितने हैं? 10 व्यक्ति मिलकर इसका निर्माण करते हैं। ये समितियां प्राथमिक कृषि साख समितियां, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, पैक्स जिन्हें कहा जाता है, प्राथमिक कृषि साख समितियां जो हैं भी कहलाई जाती हैं। तथा ये जो उत्पाद कार्यों के लिए जो अल्पकालीन 1 वर्ष के लिए ऋण देती हैं, एक किस्ते के लिए देती हैं 1 वर्ष के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। परंतु विशेष परिस्थिति में इनकी जो अवधि है वो 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो ये बात समझिए, कितना समय के लिए आपको देती हैं? 1 वर्ष, और विशेष परिस्थिति में कितने? 3 वर्ष, बिल्कुल सही। राज्य की जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक प्रारूप के अनुसार बिहार में 6842 प्राय जो 6000 7000 के करीब हमारा ये है प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियां कार्यरत हैं अभी भी। तो ये राज्य में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, 10वीं अभी ज्यादा हो गई है, वो 11वीं 12वीं 13वीं हमारी चल रही है। अब भूमि विकास बैंक पे आते हैं। हमने पहले कोऑपरेटिव सहकारी चीजों के बारे में बहुत पढ़ लिया। अब हमारे भूमि विकास, भूमि क्या होती है? लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया है। भूमि बंधक बैंक जो भूमि के लिए होता है, जिसे अभी भूमि विकास बैंक भी कहा जाता है। ये किसानों की जो भूमि होती है को बंधक रखकर कृषि की स्थायी सुधार एवं विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। दीर्घकालीन समय के लिए उन्हें ऋण प्रदान करता है। उनकी बंधक किसे बना के? उनकी जमीन को, भूमि को। ट्रैक्टर हो गया, पावर टिलर हो गया, पंपिंग सेट हो गया, मकान बनाने या पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए, ऋणों की स्थायी सुधार के लिए 20 से 15 वर्ष तक का ये जो ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा प्राप्त होता है। और प्राथमिक इकाई को सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। राज्य के स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक कार्यरत है, जिसे राज्य सरकारी सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। तो इनके अलग अलग नाम हैं। तो ये समझिएगा, ये लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होती है? कोई भी भूमि के विकास के लिए जो ये बैंक काम करती हैं उन्हें कहा जाता है, इनका भूमि को बंधक बना के उनको जो है बंधक रखकर कृषि की स्थायी सुधार के लिए दिए जाते हैं पैसे। 15 से 20 वर्ष का ये ऋण दिया जाता है।
अन्य अलग-अलग नाम हैं इनके जो है राज्य के स्तर पे इन्हें बिहार राज्य भूमि विकास बैंक कहते हैं और फिर इन्हें सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक राज्य के स्तर पे भी कहा जाता है। तो ये नाम आपको दिमाग में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। फिर आते हैं हम कमर्शियल जो व्यावसायिक बैंक हैं उन पे। देश के जो बैंक हैं वो पर सामाजिक नियंत्रण की जो नीति है तथा बाद के उनका राष्ट्रीयकरण के बाद व्यावसायिक बैंक जो हैं अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करते हैं। काफ़ी सामाजिक नियंत्रण की जो नीति आई थी उसके बाद बिहार राज्य में बैंकों की संख्या एवं उनकी शाखाओं का विस्तार हुआ है तथा उनके द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए दिए गए साख या ऋण का संक्षिप्त विवरण नीचे भी दिया गया है। इस बात का पूरा विवरण दिया गया है कि कैसे ये जो है व्यावसायिक बैंक हैं। फिर आपके व्यावसायिक बैंक द्वारा जो बिहार में कृषि साख है कितने हैं 1972 है यहाँ पर 7.30 1990 से 51 यहाँ पर आपका 181 181.00 2001 में इतने हमारे 548.00 की हमारी जो है करोड़ रुपए इन व्यावसायिक बैंकों ने दिए हैं। अब भारतीय हमें ये समझना जरूरी है एवं स्टेट पोषक पत्र बिहार के अनुसार ये सारी हमने चीजें देखी हैं। यद्यपि अब भारत जो है राज्य में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किसानों को साख की सुविधा प्रदान की जा रही है लेकिन वह जरूरत के अनुकूल नहीं है, इतनी नहीं है। 2000 से 1 में लक्ष्य का मात्र 44% ही कृषि साख प्रदान किया गया था। बिहार में अनुमत 700 करोड़ रुपए से अधिक कृषि साख की जरूरत है जबकि लगभग इतने ही करोड़ जारी किए गए थे। तो वो उस स्तर के नीचे काफी ज्यादा आता है जिस स्तर पे हम पहुंचना चाहते हैं और जिसकी हम कामना करते हैं पहुंचने की। फिर हम 5वें में बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं, रीजनल रूरल बैंक। अब सीमांत एवं छोटे जो किसान होते हैं, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग के जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 ईस्वी में स्थापित की गई थी। कब ये स्थापित की गई थी हमारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक? 1975 में। अब बिहार राज्य में भी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसी वर्ष स्थापित की गई थी। देश के अभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये कार्यरत हैं। ये छोटे किसानों, कारीगरों तथा अन्य कमजोर वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1975 में स्थापित थी। पिछले का कुछ वर्षों में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा प्राप्त साख का संक्षिप्त ब्यूरो यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये देख सकते हैं मार्च 1992 में इतनी फिगर है हमारी, इतनी मात्रा के लाख रुपए दिए गए थे। अब फिर मार्च 2001 में इतने से बढ़ के इतना हो गया था। ये भी एक रिपोर्ट के हेतु बनाई गई है, कार्यकारी रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी जो थी। अब ये ऊपर के जो सारणी में दिए गए आंकड़ों में स्पष्ट है कि राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो साख की सुविधा प्रदान कर रहे हैं उसमें वृद्धि काफी हो रही है। फिर भी छोटे एवं सीमांत किसान की जरूरतें अभी तक सफल नहीं हो पाई हैं। तो हर चीज में हम ये देखते हैं कि वित्तीय संस्थान ये सारे जो हैं इन माध्यम से पहुंचाने की कोशिश पूर्ण कर रहे हैं बट ये पूरी पहुंचा नहीं पा रहे हैं। अब आते हैं हम नाबार्ड पे। ये बहुत ही आपने सुना होगा नाबार्ड का नाम। यह है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पूर्णवृत्त रीफाइनेंसिंग प्रदान करने वाले शिखर की संस्था है। उसके शिखर पे है रीफाइनेंसिंग पूर्ण वृत्ति के मामले में। ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थानों, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्त की सुविधा प्रदान करता है जो पुण्य किसानों को ये सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक होती है उन्हें वित्त सुविधा प्रदान करते हैं जो कि वो किसानों को देते हैं। तो बिहार राज्य में नाबार्ड ने जो है 1998 से 99 और 2000 से 1 के बीच में कुल इतने 540 के लगभग करोड़ रुपए पुण्यवृत्ति सहायता दी थी, प्रदान की थी, जिसमें से इस वर्ष में 172 करोड़ रुपए करीब 1999 से 2000 में 175 करोड़ रुपए करीब
और इस वर्ष में इतने करोड़ रुपए दिए गए थे। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं कि कितने-कितने की सहायता नाबार्ड ने करी थी। अब इसके अतिरिक्त जो है, बिहार में किसानों को सरकार के द्वारा भी कुछ विशेष परिस्थितियाँ जैसे कि बाढ़ हो गई, सूखा हो गया, भूकंप हो गया इत्यादि के प्राकृत रूप के अनुसार सुविधा प्रदान की जाती है तथा अभी राज्य में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंसिंग के द्वारा जो छोटे गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें छोटे पैमाने पर साथ की सुविधा भी प्रदान की जाती है बहुत तेज़ी से। इसका काम चल रहा है, फल-फूल रहा है। तो माइक्रो फाइनेंसिंग जिसका हमने यूसुफ जी का नाम हमने सुना था, वो आज हम भारत में भी काफ़ी कुछ देख सकते हैं। अब फंक्शन